Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 4 Biology FSC part 1 and the topic from chapter 11 that is pyruvic acid oxidation and Krebs cycle. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के सेकंड और थर्ड स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड के बारे में बच्चे आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस की मदद से क्या किया था, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस किया था। ये पायरुविक एसिड जो होता है ये ग्लाइकोलाइटिक साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है। इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्यों इसकी ऑक्सीडेशन होती है? क्योंकि पायरुविक एसिड जो है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होके क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होती है कि इसकी पहले ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन बच्चे ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें या तो एडिशन होती है ऑक्सीजन की या रिमूवल होती है हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी जो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो पायरुवेट बनती है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड नहीं कर सकता, ना ही ये क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होके एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है ये चेंज हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड जिसको हम एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कहते हैं। पायरुविक एसिड है जो हमारे पास वो 3 कार्बन है। ठीक है, वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर नहीं होता है। इस वजह से वो सबसे पहले चेंज होता है किसके अंदर, 2 कार्बन एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, और एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है CH3COOH जो है वो इसका फार्मूला होता है। तो अब क्या होता है कि ये कैसे 2 कार्बन के अंदर चेंज होता है, इसमें से बेटा जी हमारे पास कार्बन जो होती है वो रिलीज कर दी जाती है फ्रॉम दी पायरुवेट। ठीक है, अब पायरुवेट के पास पहले 3 कार्बन थी, जब इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होगी मतलब कार्बनिक साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा तो 1 कार्बन कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बचेगा वो 2 कार्बन वाला बचेगा जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड बना है ये भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होके ये यूनाइट करता है कोएंजाइम ए के साथ। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये अभी भी क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड नहीं कर सकता। तो एसिटिक एसिड क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कोएंजाइम होता है। वो कोएंजाइम क्या करता है, एसिटिक एसिड के साथ यूनाइट होता है और यूनाइट होके बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कि मतलब एसिटिक एसिड भी डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल को नहीं चलाएगा, इसको सबसे पहले रिएक्ट होना पड़ेगा किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर से एसिटिक एसिड के अंदर से जब कोएंजाइम अटैच होगा तो इसमें से बेटा जी हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो रिमूव होंगे। ये हाइड्रोजन एटम रिमूव होके एक कोएंजाइम होता है NAD जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होगा, तो इस NAD को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा NADH के अंदर। ठीक है, मतलब एसिटिक एसिड से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, NAD के साथ अटैच होगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो NAD बन जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी वो क्या होती, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो सकता है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए आनी चाहिए थी वो प्रोडक्ट आ चुकी है। अब क्या होगा, अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है? अब बच्चे इस साइकिल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो क्रेब जो था वो साइंटिस्ट था और ये बायोकेमिस्ट था जिसने क्या किया था, क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था। इस वजह से उसके नेम की ही बेस पर इसका नाम जो है वो क्रेब साइकिल रख दिया गया। क्रेब साइकिल को बेटा जी सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बनने वाला जो सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है वो सिट्रेट होता है। उस सिट्रेट की बेस पर हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं।
इसके अलावा बेटा जी क्रैब साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो इस वजह से इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की जो है वो एक सीरीज़ होती है जो कि एक साइक्लिक मैनर में चलती है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्ट हमने बनाई है वो ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइज मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जब ऑक्सीडाइज होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है और एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट करती है, तो इस साइकिल को हम क्रैब साइकिल कहते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं कि क्रैब साइकिल के अंदर कौन से वो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जो कि एक साइक्लिक मैनर में चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी इसके अंदर फॉर्मेशन होती है सिट्रेट की। अब सिट्रेट की सबसे पहले फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से हमने इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नेम भी दिया। अब क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि हम लोगों ने पायरुवेट से बनाया है वो क्या करता है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आया है? ये ऑक्सैलिक एसीटेट जो है ये प्रिकर्सर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन है और एसीटाइल जो है ये हमारे पास 2 कार्बन है। 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलके कितने बन गए? 6 कार्बन। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा एसीटाइल कोएंजाइम के ऑक्सैलो एसीटेट से मिलने की वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो सिट्रेट बनेगा और सिट्रेट जो होगा वो 6 कार्बन होगा, ठीक है। अब ये कैसे बना है? अब ये जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम था, इसका कोएंजाइम का काम सिर्फ ये था कि इसने एसिटाइल को क्या करना था, एक्टिव बनाना था। पहले एसिटिक एसिड इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे ही कोएंजाइम ए इसके साथ आके अटैच हुआ तो ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। अब जैसे ही ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कोएंजाइम इसमें से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होके ये दोबारा से क्या करेगा, साइकिल को चलाने के लिए इसको यूज़ कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या यूज़ होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो 6 कार्बन बनती है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास बनती है आइसोसिट्रेट। मतलब जो हमारे पास सिट्रेट बनेगा उसके अंदर जो है वो एक एंजाइम आके एक्ट करेगा, जिस एंजाइम को हम आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं और इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सिट्रेट है ये अपनी आइसोमराइजेशन करके अपना आइसोमेरिक फॉर्म बनाएगा जिसको हम आइसोसिट्रेट कहते हैं। अब इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होते हैं और जो स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर भी 6 कार्बन है तो इसके अंदर भी क्या होगी, 6 कार्बन होंगी, ठीक है। तो ये अपना आइसोसिट्रेट बना देगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन होगी अल्फा कीटोग्लूटारेट की। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या है, ये हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है। और ये किससे बना है, ये आइसोसिट्रेट से बना है। ये 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन है। तो आपको पता है यहाँ क्या हुआ होगा जी, डेफिनेटली इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई होगी जिसकी वजह से एक कार्बन रिमूव होने की वजह से ये हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल बच गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ये कैसे हुआ है, बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है तो इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो उस प्रोसेस को हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब देखिए कि ये अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ठीक है, बना है और किसकी वजह से बना है, आइसोसिट्रेट की वजह से। आइसोसिट्रेट ने अपने H2 जो है वो दिए हैं किसको, NAD को। जब NAD के पास 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा NADH2। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद फॉर्मेशन होगी सक्सीनेट की। और जो सक्सीनेट होता है ये हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए कि ये 5 कार्बन था अल्फा कीटोग्लूटारेट, जब इसमें से एक कार्बन निकाल दी जाएगी तो हमारे पास 4 कार्बन बच जाएंगी और जो 4 कार्बन वाला हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम सक्सीनेट कहते हैं।
अब क्या होगा कि ये कैसे सक्सीनेट बना है, अल्फा क्यूटाग्लिटारेट ने वही प्रोसेस किया है ऑक्सीडेशन का। मीन इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुए हैं, हाइड्रोजन रिमूव होके NAD के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और बना देते हैं मॉलिक्यूल NADH2, ठीक है। ये पिछले प्रोसेस के अंदर भी यही हुआ कि ऑक्सीडेशन हुई थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। और यहाँ भी यही प्रोसेस हो रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहे हैं, और जब हाइड्रोजन रिमूव होती हैं तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये जो इसके अंदर सक्सीनेट बना है, इस सक्सीनेट का अगर हम अल्फा क्यूटाग्लिटारेट के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर कितना चेंज आता है। एक कार्बन जो है वो कम होती है और एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो लेस होता है, किससे, अल्फा क्यूटाग्लिटारेट से। बाकी इसके अंदर क्या होता है कि जब सक्सीनेट के अंदर कन्वर्जन होती है अल्फा क्यूटाग्लिटारेट की, तो वहाँ हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो ADP के साथ मिलके एक ATP का मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। यही बेटा जी हमारी प्रोडक्ट थी, क्योंकि हमने क्या करना था, ATP को जनरेट करना था। क्योंकि हम सेलुलर रिस्पायरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब ये है कि हमने ATP को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जब सक्सीनेट बनेगी तो ATP का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। उसके बाद क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट। अब फ्यूमारेट कैसे बनेगा कि जब सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब सक्सीनेट में से जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिमूव होंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, फ्यूमारेट बनेगा। अब यहाँ बेटा जी याद आपने रखना है, F से याद रखना है कि यहाँ हमारे पास कोई एंजाइम जो है वो NAD नहीं होगा बल्कि FAD होगा, ठीक है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होगा कि सक्सीनेट की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा फ्यूमारेट। इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं, किससे, सक्सीनेट से। जो 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं वो FAD के साथ मिलके किसमें चेंज हो जाएंगे, FADH2 के अंदर, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट किया था, इसी तरह हम लोगों ने FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि सक्सीनेट ने 2 हाइड्रोजन जो है वो दिए हैं। अब फ्यूमारेट के बाद हमारे पास फॉर्मेशन होगी मैलेट की। अब मैलेट की हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास 4 कार्बन है। अब जब इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड कर दिया जाएगा फ्यूमारेट के अंदर, क्योंकि हमारे पास पिछली प्रोडक्ट क्या थी, फ्यूमारेट थी। अब फ्यूमारेट के अंदर जब आप वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो मैलेट बनेगी, ठीक है, और वो भी हमारे पास क्या होती है, 4 कार्बन होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। अभी यहाँ आपने याद रखना है कि ये वही हमारे पास प्रोडक्ट आई है जो कि हमने एज अ प्रिकर्सर के तौर पर इस्तेमाल की थी। ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास 4 कार्बन होता है जो कि एसीटाइल कोएंजाइम के साथ मिलके क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड करता है। अब ये जो हमारे पास मैलेट बना था, इस मैलेट में से डीहाइड्रोजिनेशन होगी, एंड डीहाइड्रोजिनेशन जो हमारे पास प्रोसेस होता है ये भी क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है। डी का मतलब है रिमूवल एंड हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है। तो मैलेट में से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दोबारा से एक और NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी वो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट। हालांकि मैलेट भी हमारे पास 4 कार्बन था, लेकिन इसने क्या कर ली, अपनी डीहाइड्रोजिनेशन कर ली है। तो डीहाइड्रोजिनेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ऑक्सैलो एसीटेट बनेगी, ठीक है। इस तरह ये दोबारा से साइकिल जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे आपने ये साइकिल को देखना है, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, ठीक है। अब हमने साइक्लिक मैनर में इसको देखना है। सबसे पहले यहाँ हमारे पास देखें कि ये प्रोसेस हमारे पास कहाँ हो रहा है। ये जो पारुविक एसिड है, ठीक है, ये बना था हमारे पास साइटोसोल के अंदर। अब ये पारुवेट जो है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकता था, इस वजह से पारुवेट की हुई ऑक्सीडेशन। पारुवेट के अंदर ऑक्सीडेशन कैसे हुई कि इसने अपना हाइड्रोजन जो है वो NAD को दे दिया, जिसकी वजह से NADH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसमें से एक कार्बनिक साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन था, ठीक है। अब इसने 2 कार्बन में चेंज होना है, तो 2 कार्बन में कैसे चेंज होगा कि ये एसिटिक एसिड बनाएगा। अब एसिटिक एसिड भी हमारे पास जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इस वजह से बेटा जी इसके अंदर हम कोएंजाइम A जो है ये पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है।
अब ये क्या करता है, एसीटाइल कोएंजाइम के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, मतलब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो एसीटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जो कि 2 कार्बन है। मतलब पायरुवेट 3 कार्बन था और जो हमारे पास एसीटाइल कोएंजाइम ए बना है, ठीक है, ये 2 कार्बन है, क्योंकि इसमें से एक कार्बनिक साइड को आपने बाहर निकाल दिया और एक कोएंजाइम को इसके अंदर इंटर कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई है, एसीटाइल कोएंजाइम ए। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये एक्टिव फॉर्म में है, जो कि साइकिल के अंदर इंटर हो सकती है। अब यहाँ आपने गौर से देखना है कि हमारे पास 3 चीज़ें होनी हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे पास आ गया एसीटाइल कोएंजाइम ए, इसके अंदर हुई वाटर की एडिशन, और यहाँ बच्चे हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि हमारे पास 4 कार्बन है। अभी हम पीछे बना के आए हैं 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट। ये तीनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। अब ये कैसे बनेगा कि जब इसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल को इंटर कर देना है, तो हमारे पास यहाँ 4 कार्बन थी और यहाँ 2 कार्बन है, 2 और 4 मिलके हमारे पास क्या बन गई, 6 कार्बन। और इसमें से जो कोएंजाइम पहले एसीटाइल कोएंजाइम के साथ लगा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा और ये दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा इसको दोबारा से साइकिल को बनाने के लिए। उसके बाद बेटा जी हमारे पास देखिए सिट्रेट के बाद हमने क्या की थी, इसकी आइसोमराइजेशन की थी आइसोमरेज एंजाइम की वजह से। यहाँ बेटा जी आपकी बुक के अंदर जो है वो नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना है कि यहाँ ऐड कर लेना है कि आइसोमराइजेशन का यहाँ प्रोसेस हुआ है। इस सिट्रेट को आपने कन्वर्ट कर दिया आइसोसिट्रेट में, जो कि हमारे पास 6 कार्बन ही है, सिर्फ इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम रहा है। उसके बाद आइसोसिट्रेट के बाद क्या होगा, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब एक कार्बनिक साइड बाहर निकल जाएगी और NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन भी हुई है और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी। 2 प्रोसेस हो रहे हैं, कार्बन भी रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव होके NADH बना देगा और जो हमारे पास कार्बनिक साइड निकली है डीकार्बोक्सिलेशन से, तो इसके अंदर से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, जो कि हमारे पास 5 कार्बन होगा, ठीक है। अब दोबारा से जो 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इसमें से दोबारा से इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ देखिए रिमूव हो गए हाइड्रोजन और हमारे पास बन गया NADH बन गया। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर दोबारा से डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब जब इसमें से एक और कार्बन आपने रिमूव कर दी, यहाँ हमारे पास 5 कार्बन थी तो एक और रिमूव होगी, तो हमारे पास क्या बन गया, सक्सीनेट, जो कि 4 कार्बन वाला है, ठीक है। पहले 5 कार्बन थी, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो हमारे पास क्या बन गई, सक्सीनेट बन गई। उसके बाद यहाँ बच्चे आपने एक बात नोट करनी है, आपने जो पीछे साइकिल डिस्कस किए हैं उसमें हमारे पास ATP डायरेक्टली बन रही थी, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है इनडायरेक्टली बन रही है, कैसे, कि यहाँ हमारे पास GTP बनेगा, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, इनमें से कोई भी बेस हो सकती है, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो फॉस्फेट ग्रुप चाहिए जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर क्या होगा कि जब अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसके मुकाबले में जो हमारे पास GTP होगा ये GTP में कन्वर्ट होगा। अब ये GTP इस काबिल हो चुका है कि ये ATP को देके हमारे लिए क्या बना सकता है, ATP को जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास इंजाइम आएगा वो कौन इंजाइम आएगा, वो FAD आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सक्सीनेट ने फ्यूमारेट में कन्वर्ट होना है। अब फ्यूमारेट भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो 4 कार्बन बना है ये कैसे बना है कि सक्सीनेट ने अपने हाइड्रोजन आयन दिए हैं, किसको, FAD को दिए हैं, ठीक है। और FAD कन्वर्ट हो गया FADH2 में। यहाँ मतलब 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हुए हैं, किससे, सक्सीनेट से, और हमारे पास बन गई है प्रोडक्ट फ्यूमारेट। अब फ्यूमारेट भी हमारे पास 4 कार्बन है। जब फ्यूमारेट के अंदर आप वाटर को ऐड कर देंगे तो आपके पास मलेट बन जाएगा, जो कि हमारे पास 4 कार्बन है। और हमारे पास मलेट की दोबारा से आपने ऑक्सीडेशन करवानी है, NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना देगा ऑक्सैलोएसीटेट बना देगा। और ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो एज अ प्रिकर्सर के तौर पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद रहेगा, ताकि दोबारा से उसके पास एसीटाइल कोएंजाइम A आए और दोबारा से रिएक्ट करके इस साइकिल को रिपीट करता जाए और इस तरह ATP को जो है वो जनरेट होती रहे। क्लियर।